Namaskar students, welcome to your geography class. My name is Sukhdeep Kaur. आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 3. पिछली क्लास में हमने हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट किया था, दैट वाज इनसाइड आवर अर्थ. तो हम एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आगे बढ़ते जा रहे हैं. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर टर्न बाय टर्न कि पहले पेरेंट्स हुए, फिर उनके बच्चे हुए, फिर उनके ग्रैंड सन्स या ग्रैंड डॉटर्स हुए. दैट इज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. सीरीज में कह सकते हैं जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3. तो यहाँ पे क्या ऑर्डर है दैट वी आर डिस्कसिंग. फर्स्ट वी हैव डिस्कस अबाउट द एनवायरमेंट on the surface related to the humans, that we have natural and man-made environment. Then we discuss about inside our earth. In today's class, as we are going to start our chapter number 3, and the chapter is our changing earth. It is also related to the second chapter. कैसे relate करता है? क्योंकि हमने धरती के inside के बारे में discuss किया था. क्या present है वहाँ पे? Magma, जो surface पर आकर कहलाता है lava. तो आज हम जो चेंजेस को डिस्कस करने जा रहे हैं, कहीं ना कहीं उसके लिए मैग्मा भी रिस्पॉन्सिबल है. दैट इज व्हाई इट इज कनेक्टेड. एंड मोर ओवर कुछ ऐसे फोर्सेस के बारे में डिस्कस करेंगे जो अर्थ के सरफेस पे भी चेंजेस लाते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ लैंडशेप्स के अकरेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. सो दिस चैप्टर we will discuss in 2 parts. The first part is comprising Earth's movement and second part will be comprising major landforms. तो आज की जो क्लास है बेसिकली वो है इंटरनली या entirely हमारे अर्थ के मूवमेंट के बारे में. Now generally being in 7th and you have moved from 6th class to 7th, आपको दो तरीके के मूवमेंट के बारे में डेफिनेटली पता होगा, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन. ये भी तो अर्थ के मूवमेंट है. रोटेशन क्या है? व्हेन अर्थ रिवॉल्व्स ऑन इट्स एक्सिस, ये होता है रोटेशन. और व्हेन अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, रोटेशन इज दिस. एंड व्हेन अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, दैट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन. तो हो गए दो तरीके के मूवमेंट्स. बट हम यहाँ पे स्पेस के मूवमेंट्स की बात नहीं कर रहे हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट द मूवमेंट्स दैट टेक्स प्लेस इनसाइड द अर्थ. हो गया ना कनेक्टेड हमारे पिछले चैप्टर से, इनसाइड द अर्थ से. तो व्हाट काइंड ऑफ मूवमेंट्स टेक्स प्लेस इनसाइड द अर्थ? रीजन इज सेम, द प्रेजेंस ऑफ मैग्मा. बट वो जो मूवमेंट टेक प्लेस होता है वो किस स्फेयर में, किस रीजन में होता है अर्थ के? सो दैट टेक्स प्लेस इन द अर्थ्स क्रस्ट, दैट इज द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, एंड दैट कंप्राइजेस और दैट इज ऑल्सो नोन एज लिथोस्फेयर. लिथोस्फेयर रिमेंबर ना, रीजन ऑफ लैंड. तो अर्थ क्रस्ट में कुछ प्लेट्स हैं जिनको कि कहते हैं लिथोस्फेरिक प्लेट्स. ये लिथोस्फेरिक प्लेट्स जब मूव करती हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मैग्मा, जो कि टेम्परेचर और प्रेशर को जनरेट करता है, उसकी वजह से ये प्लेट्स मूव करती हैं. बट ये लिथोस्फेरिक प्लेट्स होती क्या है? सो लेट्स डिस्कस द डिफाइन ऑफ लिथोस्फेरिक प्लेट्स. सो व्हाट आर लिथोस्फेरिक प्लेट्स? Earth's crust is broken into several large, small, rigid, irregularly shaped plates. इसके लिए एक छोटी स्टोरी है. Millions of years ago, it is to be said as 3.4 million years ago, on the earth there was a single continent and a single water body. आज तो 7 continents हैं, 7 continents है ना, और 5 oceans हैं, major 5 oceans हैं या collectively 5 oceans हैं. But this much time prior, there was only one continent named Pangaea and only one water body named Panthalassa. अब इसका मतलब भी जानना जरूरी है. Although these are the names. Pan का मतलब that is present all over. Gaea means land and Thalassa means water. तो सबसे पहले एक कॉन्टिनेंट था पैंजिया, एक वाटर बॉडी थी पेंथलासा. एंड एज दैट मच टाइम प्रायर, almost or about or approximately 3.4 million years ago, when the earth came into region, after that we are talking about, तो धरती के अंदर मैग्मा was already there. So at first और not so first अगर हम बात करें तो धरती के अंदर जो मैग्मा की वजह से टेम्परेचर एंड प्रेशर डेवलप होता है या प्रेजेंट होता है,
उसकी वजह से सबसे पहले ये जो सिंगल कॉन्टिनेंट था ये एक्सप्लोड हुआ हमारे सेवरल लार्ज स्मॉल रिजिड इर्रेगुलर प्लेट्स में। तो धरती पे सबसे पहले एक लौती लिथोस्फेरिक प्लेट थी, या कह सकते हैं रॉक्स की बनी हुई एक प्लेट थी जो कि एक सिंगल कॉन्टिनेंट कहलाती थी, पेंजिया। धरती के अंदर प्रेजेंट मैग्मा की वजह से, एक्सट्रीम टेम्परेचर की वजह से जो प्रेशर एक्सप्लोड हुआ, that broke that lithospheric plate into several small and large irregular pieces. तो वो है हमारा कॉन्टिनेंट एंड ओशनिक फ्लोर का ओरिजिन। तो हमारे मेजर कॉन्टिनेंट्स फॉर्म में आए एंड आर मेजर 5 ओशंस केम इनटू अकरेंस। तो ये ओरिजिन समझ में आया। कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस का सबसे पहले एक कॉन्टिनेंट एक ओशन था एंड देयर वाज ओनली वन लिथोस्फेरिक प्लेट, बट नाउ देयर आर सेवरल स्मॉल एंड लार्ज लिथोस्फेरिक प्लेट्स जो अभी भी मूव करती हैं एंड द रीजन इज सेम, द प्रेजेंस ऑफ मैग्मा। ये मैग्मा कहाँ प्रेजेंट है वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द सेकेंड चैप्टर, बट इन हियर अगेन वी विल डिस्कस। बढ़ते हैं आगे। These plates are known as lithospheric plates. So basically lithospheric plates are plates made up of rocks, rock particles. Good enough? Moving further, ये है हमारी कुछ major and minor lithospheric plates. It is to be said, कई जगह पे आप 16 lithospheric plates पढ़ेंगे, कहीं पे आप 13 पढ़ेंगे. So it varies upon on which platform you are searching, but yes, there are some major 7 continental lithospheric plates, and other than that some minor lithospheric plates are also there. और हम कौन सी प्लेट में आते हैं? हमारी प्लेट ये रही, इंडियन प्लेट। वी डू हैव कॉन्टिनेंटल प्लेट्स, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन, यूरेशियन। यूरेशियन कौन सी हुई? यूरोप एंड एशिया comprising together forms Eurasian plate. We have Australian plate, we have Antarctic plate as well. एंड इसके अलावा ये सोमाली, करेबियन, कोकोस, ये हमारा पैसिफिक प्लेट, पैसिफिक ओशन की प्लेट भी है यहाँ पे। So this is the information related to the place. Now all these plates move in 3 patterns. One pattern, or the first pattern, is they do move towards each other. Second is they move away from each other, and third is they move towards each other and they try to override each other. तो पहला जो मूवमेंट है इनका है कन्वर्जेंट मूवमेंट, जिसमें दो प्लेट्स एक दूसरे की तरफ मूव करती हैं। डाइवर्जेंट में जो सेकंड हमारा मूवमेंट है उसमें ये जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स है एक दूसरे से दूर मूव करती हैं। और जो हमारा थर्ड मूवमेंट है ट्रांसवर्स मूवमेंट, उसमें प्लेट्स एक दूसरे की तरफ मूव करते हुए एक दूसरे को फोर्सफुली पुश करती हैं एंड ईदर ऑफ देम ओवरराइड अदर वन। तो ये जो तीसरे तरीके का मूवमेंट है इसमें सर्टेन काइंड ऑफ लैंड शेप्स बनते हैं, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। बट फॉर एग्जांपल माउंटेन्स आर फॉर्म, फोल्ड माउंटेन्स आर फॉर्म, वैलीज और ट्रेंचेस आर फॉर्म। ट्रेंचेस होती हैं खाइयां, गहरी खाइयां। सो दिस इज द मूवमेंट, और दीज आर द मूवमेंट्स ऑफ द लिथोस्फेरिक प्लेट्स। एंड लिथोस्फेरिक प्लेट्स हमने रफली डिस्कस कर ली हैं। आगे बढ़ते हुए दीज प्लेट्स मूव अराउंड few millimeters in a year. So these plates move around very slowly, क्योंकि मैंने few millimeters की बात की है each year, तो ये बहुत ही स्लो स्पीड से मूवमेंट करती हैं, चाहे कन्वर्जन, चाहे डाइवर्जन, चाहे ट्रांसवर्स मूवमेंट। Now the movement of these plates bring changes. Whether any kind of movement takes place, some kind of changes occurs as well, या changes takes place as well on the surface of the earth in the form of अलग अलग तरीके के land shapes या land forms form होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं हमारे उस पर्टिकुलर एजेंट की जिसकी वजह से लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव करती हैं, वो है मैग्मा। मैग्मा कहाँ पे प्रेजेंट है? As given the prior information, where is magma present? In the asthenosphere, crust और mantle के बीच में एक narrow zone है। Now if you will see from wherever you are sitting that this is the outermost layer, that is the crust, and in here is written the mantle. Although the boundary is not drawn there, what I want to state is you might be looking at this reddish shade over here in between region, reddish shade। तो ये जो रेडिश शेड है यहाँ पे रीजन में आप देख रहे हैं,
This is the asthenosphere where magma is present inside the earth's layers, in between crust and mantle के बीच में एक thin layer है जिसको कि कहते हैं asthenosphere. यहाँ पे magma present रहता है, so it easily burst out in the form of volcanic eruptions. तो जगह का पता चल गया है, रीजन मैग्मा है लिथोस्फेरिक प्लेट के मूवमेंट के लिए. अब बढ़ते हैं आगे. अब ये जो मूवमेंट टेक्स प्लेस होते हैं इनके लिए कौन से फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल हैं एंड फ्यू अदर इंफॉर्मेशन. सो प्लेट्स मूव ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ molten magma inside the earth. As we have already this information कि due to the presence of magma the movement of plates take place, but how? As this magma moves in circular motion. ये जो मैग्मा प्रेजेंट है ये सर्कुलर मोशन में मूव करता है. तो सर्कुलर मोशन में मूव करता करता इट एक्सर्ट्स सो मच प्रेशर, दैट प्रेशर हैज टू बी रिलीज, अदरवाइज और बड़ा एक्सप्लोजन होगा और ये जो मेजर और माइनर प्लेट्स हैं ये और माइनर टुकड़ों में बढ़ जाएंगी. सो द मैग्मा मूव्स इन अ सर्कुलर मैनर that calls for the release of the pressure and the movement takes place in the lithospheric plates. Two forces are responsible for the changes taking place for the Earth's movement as well. So, the Earth's movement are divided on the basis of the forces which causes them. तो अर्थ मूव करता है, नॉट द रोटेशन एंड रेवोल्यूशन. अर्थ मूव करता है, वी आर टॉकिंग अबाउट द मूवमेंट ऑफ द कॉन्टिनेंटल एंड ओशनिक प्लेट्स. तो वो मूवमेंट टेक्स प्लेस करता है ड्यू टू सम बेसिक फोर्सेस. एंड विच आर दोज फोर्सेस? दैट आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस, एंडोजेनिक, एक्सोजेनिक. Again, we will apply the same formula that I have already given you as a hint in chapter number 2. Remember, हमारा एक्सट्रूसिव है इग्नीस रॉक्स में, एक्सटीरियर एक्सट्रूसिव से एंड इंटीरियर इंट्रूसिव से. तो यहाँ पे भी हम सेम फॉर्मूला इंप्लीमेंट करेंगे एंड आई होप इट इज इफेक्टिव ऑल्सो. एंडो, इनसाइड, एक्सो. तो यहाँ पे जो एक्स आ जाता है ना, ये एक्स फैक्टर एक्सक्लूड कर देता है, बाहर है. तो exogenic forces and endogenic forces are the two types of forces. Now endogenic की बात करें या exogenic की, तो endo जो forces हैं वो inside earth के inside में it occurs, it takes place, and exogenic forces takes place on the surface of the earth. तो पहले हम बात करेंगे हमारे exogenic forces की. So there are some agents working as the exogenic forces. They do work, they do complete their processes as the mother nature is providing them that force to do the work. and उसके उन agents के result के concern में हमारे कुछ particular landscapes form होते हैं. So forces that work on the surface of the earth, जैसे कि हवा. As the wind blows, it carries sand from one place to another, transportation process, sedimentation process, and that is how certain kind of landforms takes place. Like where sand dunes form होते हैं, हमारे fertile plains भी form होते हैं, rocks भी form होते हैं wind से, remember, water से भी होते हैं. Another agent working over here is river in the form of water. Remember कल के 3 agents: air, water and your temperature. तो air, हमने wind की बात की, blowing air is called wind. Then water in the form of river. So when a river originates, from where? From the mountain peaks, from the glaciers itself, and throughout its passage it creates different kind of landforms due to the varying speed of the flowing water. तो जब पहाड़ से पानी नीचे आता है तो ज़्यादा स्पीड में होता है, तो उस तरीके के फीचर्स फॉर्म होते हैं, पत्थर भी टूटते हैं, सॉइल का फॉर्मेशन भी टेक प्लेस होता है. बट सॉइल इज नॉट द लैंडशेप, बट स्टिल गिविंग यू एन इन्फॉर्मेशन. फिर जैसे ये मिडिल स्टेज में सरफेस पर, अर्थ के सरफेस पर ये पानी फ्लो करता है, दैट डू मेक डिफरेंट काइंड ऑफ शेप्स. तो हम ये सब इसके कंसर्न में पढ़ेंगे. एज द एजेंट वर्किंग ओवर हियर इज रिवर इन द टर्म्स ऑफ वाटर. एंड देन I have given you the temperature. तो ग्लेशियर क्या है? एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर कंडीशंस हैं. तो ग्लेशियर की वजह से कौन कौन से लैंडस्केप्स बनते हैं, वी विल डिस्कस देम. एज फॉर 3 of them,
what is the term given over here? That these three acts as the exogenic forces for the occurrence of different kind of shapes on the earth's surface. अब हम चलते हैं हमारे एंडोजेनिक के पार्ट की तरफ. एंडो मतलब इनसाइड. तो अर्थ के इनसाइड भी कुछ फोर्सेस टेक प्लेस करते हैं. सो फोर्सेस दैट वर्क इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. तो हमारा पहला फोर्स जो एक्टिवली एक्ट करता है, दैट इज द अकरेंस ऑफ द अर्थक्वेक इटसेल्फ, एंड वन विल बी द वॉल्केनिक eruption. पिक्चर बहुत छोटी है, बट या दिस इज द मेंटल. रिमेंबर अभी हमने डायग्राम पढ़ा था, दिस रेडिश रीजन comprising asthenosphere, magma. This is the crust, और crust ये देखो continental crust, ये oceanic crust. continental crust पे भी volcanic eruption होता है, oceanic crust पे भी volcanic eruption होता है. As in the last class हमने क्या डिस्कस किया था कि continent and oceans पे एक तरीके के landforms होते हैं. So don't think कि volcanic eruption सिर्फ continental crust पे ही occur होता है. It takes place inside the oceans as well. अब आप बोलोगे पानी और आग. यस किड्स, दिस इज हाउ मदर नेचर वर्क्स. तो चलते हैं, अब हम इन्हीं का डिस्कशन करेंगे बस. विद इन अ वाइल वी विल डिस्कस द वॉल्केनोज, वी विल डिस्कस द अर्थक्वेक और उससे रिलेटेड जितने भी मशीन्स या टेक्निक्स यूज होती हैं. ठीक है. नाउ एंडोजेनिक फोर्सेस कैन बी ऑफ टू टाइप्स. एक्सोजेनिक फोर्सेस में हमने डिस्कस किए 3 एजेंट्स आर वाटर, विंड एंड ग्लेशियर. और यहाँ पे एंडोजेनिक फोर्सेस हमारा फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड हो रहा है. दैट इज सडन मूवमेंट एंड स्लो मूवमेंट. तो सडन मूवमेंट से जो चेंजेस अंदर टेक प्लेस होते हैं वो वॉल्केनोज एरप्ट होते हैं, अर्थक्वेक्स अकर करते हैं. स्लो मूवमेंट से कुछ कंस्ट्रक्टिव लैंडशेप्स फॉर्म होते हैं, जैसे कि बिल्डिंग ऑफ द माउंटेन्स. तो इसको हम एक फ्लो चार्ट की हेल्प से भी समझ सकते हैं. So over here we have Earth's movement, for which 2 particular types of forces are responsible. Endogenic, that takes place inside the earth, and exogenic, that takes place on the surface of the earth with the help of 3 particular agents. Endogenic forces में 2 तरीके के movement होते हैं, as it is further divided into 2, slow and sudden. तो sudden की वजह से earthquakes occur होते हैं, volcanoes आते हैं, landslides होते हैं. ये तीनों वाटर बॉडीज में भी अकर करते हैं. यू हैव टू लर्न दिस थिंग. नाउ डायस्ट्रोफिक फोर्स. डायस्ट्रोफिक, डोंट गेट कंफ्यूज, थोड़ा लैंग्वेज ऑकवर्ड है, बट इट इज द स्लो फोर्स. यू नो सडन फोर्सेस एंड स्लो फोर्सेस. तो स्लो में बिल्डिंग ऑफ माउंटेन्स टेक्स प्लेस. अब एक्सोजेनिक की बात करें, हम एक्सोजेनिक फोर्सेस की बात करें, तो 3 ऑफ द एजेंट्स आर वर्किंग: wind, water and temperature in the form of wind, river and glaciers. तो उनकी वजह से erosional and depositional process they do takes place, and the agents are river, wind, sea waves, glaciers. तो यहाँ पे एक और add on हो गया है, sea waves. Don't worry, हम इसको भी डिस्कस कर लेंगे. So this is a flow chart representing the Earth's movement through 2 types of forces, endogenic and एक्सोजेनिक फोर्सेस. अब चलते हैं आगे. जैसा कि हमने कहा था, हम वॉल्केनो और अर्थक्वेक को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो हमारे पास है वॉल्केनो का एक इमेज. ऑल्दो रफ इमेज के थ्रू मैंने आपको लास्ट चैप्टर में भी डिस्क्राइब कर दिया था, सो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू नाउ. अब आपको इसको समझने में और आसानी होगी. एज दिस इज द माउंटेन, नीचे ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा. क्यों? क्योंकि वॉल्केनिक माउंटेन के पास पानी हो सकता है. सो सी लेवल दिखाया गया है, नथिंग एल्स. दिस इज द वेजिटेशन शोन. अब ये जो इग्नियस रॉक यहाँ पे मार्क कर रखा है, रिमेंबर हमने पढ़े थे एक्सट्रूसिव एंड इंट्रूसिव. तो इनसाइड द अर्थ, डीप इनसाइड द अर्थ जो रॉक्स फॉर्म होते हैं वो है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, एंड जो बाहर की तरफ फॉर्म होंगे वो होंगे एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक. ये है हमारा वॉल्केनिक माउंटेन. यहाँ पर है हमारा मैग्मा. इट इज एक्सप्लोडिंग थ्रू. और जैसे कि मैंने कल कहा था, जब वॉल्केनो इरप्ट होता है तो सिर्फ मैग्मा ही बाहर नहीं आता, उसके साथ बहुत सारी चीजें बाहर आती हैं, जैसे कि ऐश क्लाउड, बादल. किसके बादल? राख के बादल. और यू कैन से द स्मोकी, जैसे काले बादल मॉनसून के मौसम में होते हैं, दैट काइंड ऑफ थिंग. क्रेटर. क्रेटर होता है माउथ वॉल्केनिक माउंटेन का, जहां से ये मैग्मा और ये सारी चीजें बाहर आती हैं. ये इसकी वेंट है, पाइपलाइन, एंड यहाँ से लावा बाहर की तरफ फ्लो हो रहा है.
सो ये था रफ डायग्राम समझने के लिए कि वॉल्केनोस कैसे इरप्ट होते हैं, बट एज ऑलवेज वी डू स्टडी द रिटन पार्ट एज वेल, तो वो है हमारे पास अ वेंट opening in the Earth's crust. Volcanic eruption, whenever it erupts suddenly. And आगे की बात करें तो there are further types of volcanic mountains as well. या volcanoes के भी categories हैं हमारे पास. Dead volcanoes होते हैं, sleeping volcanoes होते हैं, active volcanoes होते हैं. इतनी information काफ़ी है क्योंकि अब हम discuss करेंगे earthquake के बारे में. ये है surface of the earth, house is there, vegetation is there. Now you must be looking at these two particular points. तो जो अर्थ के इनसाइड का आप ये पॉइंट देख रहे हैं, दिस इज नोन एज फोकस. एंड जो अर्थ के सरफेस पे पॉइंट है, ये है आपका एपी सेंटर. अगेन डिटेल हम डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे ओवरव्यू देना जरूरी है ताकि जो आप आगे पढ़ेंगे और ज्यादा आसानी से समझ पाएंगे. तो फोकस इज अ रीजन इनसाइड द अर्थ. यहाँ एक ऐसा सेंटर होता है, एक सेंटर्ड लोकेशन होता है इनसाइड द अर्थ फ्रॉम वेयर द अर्थ क्वेक ओरिजिनेट्स. एंड एपिसेंटर इसके जस्ट ऊपर का वो सरफेस एरिया होता है जहां से ये अर्थक्वेक डायरेक्शंस में स्प्रेड होता है. एज यू कैन सी इट इज स्प्रेडिंग अहेड, बट एपिसेंटर क्या है, ये है. तो फोकस के जस्ट ऊपर एपिसेंटर होता है. दिस इज द ओवरव्यू. बट ये काम कैसे करता है? When the lithospheric plates move in any movement, it causes vibrations. क्योंकि अगर एक दूसरे की तरफ आएंगी, भिड़ेंगी तो भी मूवमेंट होगा. ठीक है, एक दूसरे से दूर जाएंगी तो दूसरे के तो पास जाएंगी, फिर से मूवमेंट होगा. और जब ये ओवरराइड करती हैं तब तो भयंकर वाला मूवमेंट होता है. So when the lithospheric plate moves, it causes vibrations on the surface of the earth. These vibrations are called earthquake. तो ये जो वाइब्रेशन आती है, ऐसे शेकिंग होता है अर्थ का, दैट इज नोन एज अर्थक्वेक. नाउ टॉकिंग अबाउट द 2 पॉइंट्स, फोकस एंड एपिसेंटर. तो फोकस क्या है? द पॉइंट इनसाइड द क्रस्ट वेयर द प्रेशर इज रिलीज इज कॉल्ड फोकस. तो अर्थ के इनसाइड का पॉइंट, डीपर इनसाइड द अर्थ, a point is there from where the earthquake generates, starts. वो पॉइंट होता है फोकस. एंड जस्ट अहेड ऑफ इट, इसके बिल्कुल ऊपर परपेंडिकुलर होता है हमारा एपिसेंटर. ठीक है, ये तो हो गया हमारा अर्थक्वेक का इंफॉर्मेशन की फोकस मतलब जनरेट कहाँ से होता है, सरफेस पे कहाँ से एक्सपैंड होता है एपिसेंटर से. नाउ कुछ मशीन्स, इसके स्केल्स के बारे में, इसको स्टडी कैसे करते हैं, दैट इंफॉर्मेशन. Now vibrations travel outwards from the epicenter in forms of waves. फोकस से कहाँ पे आया, एपिसेंटर पे आया ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. अब यहाँ से डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वेव्स में जाएगा. तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वेव्स कौन सी हैं? 3 तरीके की वेव्स है हमारे पास, पी वेव, एस वेव, एल वेव. यू शुड नो एंड लर्न देयर टर्म्स. तो पी वेव्स को लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी बोलते हैं. लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म में ये ऊपर की तरफ यहाँ इट स्प्रेड्स ऑल ओवर द एपिसेंटर एरिया एंड द रीजन नियर टू द एपिसेंटर एरिया. ये होती हैं ट्रांसवर्स वेव्स और ये होती हैं सरफेस वेव्स. सो विद द हेल्प ऑफ दीज 3 टाइप्स ऑफ वेव्स, एपिसेंटर से अर्थक्वेक का जो है स्प्रेड आउटवर्ड या वाइब्रेशन आउटवर्ड स्प्रेड होता है. एंड टॉकिंग अबाउट द सेम फर्दर, ये डायग्राम की हेल्प से फिर से शो किया गया है. फोकस, उसके ऊपर एपिसेंटर, ये प्लेट बाउंड्री है. सेस्मिक वेव्स रेडिएट आउट इन ऑल डायरेक्शंस एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव, सरफेस वेव लाइकवाइज. तो ग्रेटेस्ट डैमेज इज यूजुअली क्लोजेस्ट टू द एपिसेंटर. अब जहां पे सबसे ज्यादा आउटब्रेक हो रहा है वाइब्रेशन का, वहां नुकसान ज्यादा होगा या उससे दूर के एरिया में? ऑफ कोर्स, अब आपको जहाँ थप्पड़ पड़ेगा दर्द तो वहीं पे ज्यादा होगा, ना कि सिर में. अब यहाँ पे गाल पे थप्पड़ पड़ा है तो सिर में ज्यादा दर्द नहीं होगा ना, सिर में थोड़ा कम दर्द होगा अगर जब थप्पड़ जोर से पड़ा है तो. सो दैट काइंड ऑफ थिंग. स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थक्वेक डिक्रीजेस अवे फ्रॉम द सेंटर एंड स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थक्वेक इंक्रीजेस क्लोजर टू द सेंटर. जितना एपिसेंटर के पास होगा कोई जगह, उतना ही ज्यादा डिस्ट्रक्शन होगा. जितनी जगह
एपिसेंटर से दूर होगी वहां पर डिस्ट्रक्शन उतना ही होगा कम. Now, few earthquake prediction methods. There are certain machines, equipments, and the technology or methods are there through which we can easily predict कि अच्छा earthquake आ सकता है, इसका ये speed हो सकता है. But it is not predicted as it will outbreak. But कुछ नेचुरल हमारे पास ऐसे फीचर्स हैं, नेचर ने हमें गॉड गिफ्ट किए हैं या गॉड ने हमें गिफ्ट किए हैं. कुछ ऐसे natural हमारे features हैं that do give us the indication now earthquake is going to occur or earthquake is going to take place. तो कई बार क्या होता है, snakes जो हैं surface पे आ जाते हैं just before the earthquakes occurs, and the fishes in the pond or wherever the fishes are, whether they are in aquarium, they do get agitated. वो तड़पने लगती हैं, they do swim here and there, that they want to get released from that place. So ये कुछ हमारे natural features हैं that do give us the prediction or indication that soon the earthquake is going to take place. ठीक है, तो ये तो हुई कुछ natural predictions की, but हम manually भी इसके study कर सकते हैं. How? Seismograph. An earthquake is measured with the machine called seismograph. ये seismograph machine है. So through this pendulum, this pointer is adjoining and this machine rotates. It's not in the likewise manner, it is kept in the slanting way. ऐसे टेढ़ी होती है. The way it is shown, it doesn't lay like that. So ये जो pointer है, ये vibrate होता है and vibration के according these waves are formed. More the frequency of the vibration, more will be the effectiveness of the earthquake. तो ये जो आप distance देख रहे हैं, ये distance अगर इतना ज़्यादा होगा तो मतलब earthquake उतना ही disastrous occur होने वाला है. तो ये तो हुआ मशीन का नाम seismograph, जिससे कि we can measure the earthquake. बट उसके मेजरमेंट का जो स्पीड है वो या उसको मैग्नीट्यूड को कैसे मेजर किया जाता है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन द रिक्टर स्केल. तो ये जो हम लोग बार ग्राफ की इसकी बात कर रहे थे, दिस वेरिएशन ऑफ द वाइब्रेशन, तो इस वेरिएशन ऑफ वाइब्रेशन को रिक्टर स्केल बोलते हैं. मोर द डिस्टर्बेंस, मोर द एक्यूट इफेक्ट ऑफ द अर्थक्वेक. रिक्टर स्केल हो गया, सेस्मोग्राफ हो गया. नाउ रिक्टर स्केल पे कितनी स्पीड है, उस स्पीड के हिसाब से डिस्ट्रक्शन आता है या डिस्ट्रक्शन होता है. सो लेट अस गेट एन आइडिया कि कितनी स्पीड पे एवरेज कितना डिस्ट्रक्शन हो सकता है. So in here we have the speed of 2.0 or less, so earthquake is felt only a little. For a second or few seconds we can feel the sensation of vibration in the ground or on the ground. As we do live in multi-storied buildings तो थोड़ा easily पता लग जाता है. 5 के magnitude पे can cause damage and from things falling. तो पंखे वंखे they can drop, tube lights they can easily drop. By the magnitude of 6 or higher than that, the effect is very strong. और 7 के ऊपर या 7 पर तो massive destruction शुरू हो जाता है. And let me tell you, the scale जो हमारा measure होता है 0 to 9 पे होता है. And आज तक 9 का कभी आया नहीं बताते हैं, but we don't have the exact information, क्योंकि 9 आएगा तो जगह ही नहीं मिलेगी. It will be completely destructed as it has never existed. तो magnitude हो गया, machine हो गया, स्केल भी हो गया. अब हम बात करते हैं कुछ हमारे मेथड्स की, प्रिवेंशन एंड क्योर काइंड ऑफ थिंग, कि जब अर्थक्वेक आता है हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. क्योंकि ये जनरल अवेयरनेस का पॉइंट है तो हम इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. अर्थक्वेक प्रिपेयर्डनेस, सेफ्टी स्पॉट कौन कौन से होते हैं. मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग है तो बाहर भाग जाओ. अंडर अ किचन काउंटर या हम टेबल और डेस्क के नीचे अपना प्रोटेक्शन लें, क्योंकि छत गिर सकती है. किचन स्लैब के नीचे होंगे तो किचन स्लैब के ऊपर पहले गिरेगी, तो डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है हमारे हेड पे नहीं होगा, हमारा सिर नहीं फूटेगा. ठीक है. अगेंस्ट एन इनसाइड कॉर्नर और वॉल, वॉल के साथ लग जाओ, कॉर्नर में चले जाओ, क्योंकि छत बीच के पार्ट से जल्दी गिरती है इंस्टेड ऑफ corners. So these are some safe spots that you should consider if you are living in a seismic zone. Seismic zone वो zone consider होता है where earthquake frequently occurs, और वहाँ पे schools में भी ये training दी जाती है so that the kids should know
whenever earthquake occurs, what should they do and what should they not? Now we should stay away from glasses, pictures, any other thing that can easily harm us. Likewise, fireplaces, areas around chimneys, windows that shatter, including mirrors and picture frames. तो कहाँ रहना चाहिए और कहाँ नहीं रहना चाहिए, कहाँ से हमें दूर रहना चाहिए. फिर हमें कुछ जनरल अवेयरनेस भी स्प्रेड करनी चाहिए इन द टर्म्स ऑफ be prepared, spread awareness among your friends, family members, and and face any disaster confidently. If awareness will be spread, we will be prepared enough to face any natural calamity. तो ये था हमारा आज की क्लास का डिस्कशन अबाउट एज अ लर्निंग आउटकम. क्या पढ़ा हमने आज की क्लास में? हमने आज की क्लास में पढ़ा अर्थ के मूवमेंट के बारे में. वी हैव रेड अबाउट एस्थेनोस्फेयर जहाँ पे मैग्मा प्रेजेंट है. मैग्मा की वजह से लिथोस्फेरिक प्लेट्स का मूवमेंट होता है. लिथोस्फेरिक प्लेट्स का मूवमेंट होता है टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस की वजह से, एंडोजेनिक, एक्सोजेनिक. तो एंडोजेनिक की वजह से सडन और स्लो मूवमेंट्स होते हैं. सडन मूवमेंट से अर्थक्वेक एंड वोल्केनिक इरप्शन होते हैं. स्लो मूवमेंट से कंस्ट्रक्टिव लैंडफॉर्म्स बनते हैं. फिर हमारे एक्सोजेनिक की बात करें, वो तो हमने बात ही नहीं की, फ्लो चार्ट में तो की ना. तो आज की क्लास में हमने पर्टिकुलरली एंडोजेनिक फोर्सेस का फुल एलैबोरेटेड स्टडी किया, डिस्कस किया. तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे हमारे एक्सोजेनिक फोर्सेस के बारे में. ठीक है, सो दैट इज द आउटकम ऑफ आवर टुडेज क्लास. एंड एज ऑलवेज दिस इज द टाइम टू डिस्कस, नॉट द डिस्कशन, रिविजन ऑफ अ चैप्टर थ्रू 3 क्वेश्चंस. सो आवर क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट लिथोस्फेरिक प्लेट्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इनमें से ट्रू है? They are all the same size? No. छोटे बड़े हैं ना, तो they are not of same size. They are rigid and irregularly shaped. हो सकता है, बट हम 2 पॉइंट और पढ़ते हैं. They move several kilometers. No. few millimeters था, अगर आपने ध्यान से सुना हो एंड पढ़ा हो. They do not carry continents. Of course they do carry continents. तो कौन सा बचा ऑटोमेटिकली? They are rigid and of irregularly shaped. Question number 2 है हमारा, what is the main cause of the movement of lithospheric plates? पिछले चैप्टर से रिपीट कर रही हूँ, आज के चैप्टर में भी वही रिपीट किया, तो आंखें बंद करके कौन सा होगा? मूवमेंट ऑफ मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ. एंड मूवमेंट कैसे होता है? सर्कुलर मूवमेंट होता है. क्वेश्चन नंबर 3, द प्लेस ऑन द अर्थ सर्फेस परपेंडिकुलर टू द फोकस. परपेंडिकुलर टू द फोकस कौन सा है? एपिसेंटर है. तो ये रहा हमारा एपिसेंटर. सो दैट इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास. तो आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी. आपने नोट्स भी पैरेलल लिखे होंगे. एंड अगेन दीज आर हेल्पफुल फॉर यू. खुद के लिए तो काम करना पड़ता है थोड़ा सा. सो सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास. वी विल कंटिन्यू आवर नेक्स्ट टॉपिक और द सेकेंड टॉपिक ऑफ द सेम चैप्टर, आर चेंजिंग अर्थ. और टॉपिक क्या रहेगा हमारा? मेजर लैंडफॉर्म्स इन द टर्म्स ऑफ एक्सोजेनिक फोर्सेस काम करेंगी ना. तो थोड़ा सा आप पढ़ लीजिए, बाकी मुझ पे छोड़ दीजिए, क्योंकि आप पहले पढ़ेंगे तो अगेन यू विल गेट टू नो और यू विल गेट एन आइडिया कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं आज की क्लास में. सो सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन टेक केयर. बाय बाय.